तो ये हमने पहला जो पॉइंट है समझ लिया। कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है समझ में आ गया ना। तो 2001 वाला पॉइंट याद रखना, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट लास्ट में यही पूछता है, क्योंकि बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या कहता है, ये 3 प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है। ये लर्निंग के बारे में, किसके बारे में है, लर्निंग के बारे में। तो कहता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट होता है पहले। लॉ ऑफ इफेक्ट कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए बाद में बताएंगे। दूसरा लॉ ऑफ रेडीनेस और तीसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जैसे बच्चे को आप मान लीजिए कुछ होमवर्क देते हैं, बच्चे कुछ होमवर्क देते हैं, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, उससे प्रभावित होता है, वो उसके बारे में सोचता है थोड़ा, अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो अगर उससे नहीं बनता है तो वो या तो क्या करता है, वो आपसे हेल्प लेता है, या तो फिर बनाने के लिए वो रेडी हो जाता है। यानी कि पहली बात है कि हम जो अच्छा आवाज क्लियर नहीं आ, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडीनेस है और लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। तो तीनों में क्या है ना कि पहला होता है कि बच्चा जब कुछ सीखता है तो उसके एक माइंड पे प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। उसका लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, यानी कि उसके लिए तैयार होता है सीखने के लिए। जब वो बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तब हम उसको सिखा सकते हैं। तो पहला क्या कि बच्चे को प्रभावित करना है, यानी कि सबसे पहले ऐसा कुछ बताना है वो उसमें शामिल हो जाए, है ना। मान लिया आप क्लास में गए और अचानक पढ़ाना शुरू कर दिए तो उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है पहले उसको लॉ ऑफ इफेक्ट का ये कहता है कि आप बच्चे को ना उसके लिए तैयार करने से पहले ना उसको एक दिमाग में एक ऐसा प्रभाव छोड़िए ताकि बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में देखना कि वो स्टार्ट करता है ना तो किसी सवाल के माध्यम से स्टार्ट करता है कि क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऐसा कुछ सवाल बोलेगा, यानी कि आपको सोचने के लिए विवश करेगा, तो आप उसके प्रभावित होते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर सवाल पे आता है। और लास्ट में लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, जब बच्चा रेडी हो जाएगा सीखने के लिए तभी उससे हम कुछ चीज़ सॉल्व करवा सकते हैं। समझ में आया सीक्वेंस, ये क्यों सीक्वेंस के साथ दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आवाज आ रही है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखना। लॉ ऑफ, पहला क्या, लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा लॉ ऑफ, बोलिए मेरे साथ तीनों, हम नहीं बोलेंगे बराबर, बोलिए आप तो जो सुन रहे हैं। हाँ, रिपीट करना है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज लास्ट में आएगा, ठीक है, म्यूट, ओके, ठीक है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन आएगा। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी नई आई है 2020 में, 2020 में। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है किसने किया, लेकिन थोड़ा कई बार होता है पूछ भी दे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट के सिफारिश पे ये 31 मई 2019 को ये बनकर तैयार हुआ और 2020 यानी कि 2020 में ये लागू होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि के कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है। अच्छा, ये जो है MHRD है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। पहला था इसका MHRD था, जब जिसमें स्मृति ईरानी वगैरह थी, अब इसका नाम कर दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमको समझना यह है कि अभी जो मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बच्चों को पढ़ाने के बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है और एक सीक्वेंस दिया गया है कि अगर बच्चा अगर 3 से 8 साल का है तो वो क्या करेगा, है ना। फिर 8 से 11 साल का है तो वो फिर कैसे, मतलब वो पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है ना। तो ये हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। तो पहला क्या है, 3 to 8 ईयर्स जो बच्चे का होता है, 3 से 8 साल का जो बच्चा है उसको फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया है ना। यानी कि वो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा धीरे धीरे। उसका फिर जब 8 से 11 साल का होगा तब जाके वो प्रारंभिक चरण में होगा। तो फाउंडेशन स्टेज जो है और जो प्रिपरेटरी स्टेज है, ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 5 3 क्या हो गया, ये 3 2 5, उसके बाद 8 3 11, यानी कि क्या एक तरह से 5 साल हो गया यहाँ पे इसका, है ना।
इसलिए इसको 5 कहा गया है। क्या कहा गया? 5। तो उसके बाद ये 3 यानी कि 3 साल इसमें बच्चा रहेगा, फिर 11 से 14 साल है ये मिडिल स्टेज होगा, फिर 14 से 18 साल है ये सेकेंडरी स्टेज होगा। यानी कि फॉर्मूला याद रखना 5 + 3 + 3 + 4, यानी कि 5 साल मतलब का जब मतलब 5 साल की उम्र 3 से 8 साल का जो बच्चा है वह फाउंडेशनल स्टेज में कम से कम 5 साल रहेगा इसमें, है ना। फिर 8 से 11 साल में यहाँ पे 3 क्लास में रहेगा, फिर यहाँ 11 से 3 में यहाँ 3 साल रहेगा, फिर 14 से 18 में 4 साल रहेगा। ये बताया गया डिटेल में, उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन बस ध्यान रखना कैसे कैसे है। ठीक है, इसमें और क्या है इसमें? अच्छा हाँ, देखते हैं आगे इसमें क्या है, सवाल है क्या? हाँ वही सवाल है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है ना। तो इसमें ये सब सवाल नहीं पूछेगा, 5+4 ये सब अलग है, ये क्वेश्चन में यहाँ ध्यान रखना है। ये जो लिखा हो इस पर हम देते हैं। तो न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या है कि 3 इयर्स इन आंगनबाड़ी, यहाँ ध्यान रखना है 3 इयर्स इन आंगनबाड़ी, जिसको प्री स्कूलिंग कहा जाता है, इसको बाल बाटिका भी शायद कहा जाता है बहुत जगह, है ना। प्री स्कूल एंड 12 इयर्स इन स्कूल, है ना। तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी स्टेज में जब बच्चा जाएगा तो उसको किस तरह का माइंड डेवलप करना चाहिए, तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करना चाहिए, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा, अब क्या है? मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में क्या है कि मिडिल स्टेज में बच्चा जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करता है। ठीक है, तो उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, उसमें क्या होता है, मिडिल स्टेज में क्या होता है, बच्चा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करता है। तो उसके बाद फिर साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बताया गया है 5+3+3+4, हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज है ना, सबसे नीचे में हम लोग उल्टा पढ़ लिए थे। तो क्या है, मल्टी लेवल है, प्ले एक्टिविटीज को किडजी बोलते हैं ना, है ना। अच्छा, किडजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? किडजी का फुल फॉर्म, सॉरी किडजी नहीं, अच्छा किडजी में बच्चा जो पढ़ता है एलकेजी और यूकेजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एलकेजी यूकेजी होता है ना, एलकेजी और यूकेजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए कोई। बच्चा एलकेजी में पढ़ता है, कहता है एलकेजी में बच्चा यूकेजी में है। हम भी बहुत दिन तक सोचते रही एलकेजी, हाँ क्या होता है एलकेजी और यूकेजी का फुल फॉर्म? हाँ 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 हाँ, और उसी का अपर गार्डन ही होता है। हाँ, लोअर किंडर गार्डन, यानी कि मैंने है कि ना गार्डन ही होता है, सही है। लोअर किंडर गार्डन होता है और अपर किंडर गार्डन होता है। तो मेन वही है कि बच्चा मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज में होता है ना, उसको एक्टिविटी के माध्यम से सीखना होता है, प्ले खेल के माध्यम से, इसीलिए उसको मतलब किंडर गार्डन कहा गया। यानी कि बच्चों का एक तरह से बगीचा है छोटा, फिर उससे ऊपर जाता है तो वो मतलब फिर एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है, फिर बाद में क्लास 1 में जाता है। तो फिर सेकेंड स्टेज हमारा है प्रिपरेटरी स्टेज, इसको हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम तैयार इसको नहीं कर रहे हैं, पहला फाउंडेशन उसका तैयार हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कहते हैं कि पहले ठीक है पहले फाउंडेशन पढ़ लो, तो उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि वो तैयार हो रहा है आगे की लाइफ के लिए। प्ले होगा, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करने लगेगा बच्चा। शुरू में वो टीचर से संवाद नहीं करता, वो सिर्फ खेलता है, जाके फुटबॉल थोड़ा बहुत रहेगा, कोई मान लो इस तरह से कोई कैरम बोर्ड है, कुछ इस तरह से खेलने वाला एक्टिविटी है, जिससे वो खेल खेल में सीख जाता है मैथ वगैरह, है ना। तीसरा स्टेज आता है मिडिल स्टेज, इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेगा ज़्यादातर कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है वो किस स्टेज में आता है, मिडिल स्टेज में आता है। मैथमेटिक्स वगैरह है, जो आर्ट है, सोशल साइंस है, इसका आप एग्जाम देंगे, और ह्यूमैनिटीज है, ये सब डेवलप होता है मिडिल स्टेज में। और फिर लास्ट में सेकेंडरी स्टेज में आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि विश्लेषणात्मक क्षमता, है ना। ये सारा स्टेप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, अच्छा ये पीर असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है, 360 डिग्री असेसमेंट है, तो ये सब ऐसे समझाया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, वो यहाँ रखो, ठीक है। अब क्या है, न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक क्या है, परख है, हाँ ये भी है एक शिक्षा पर्व, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स। अच्छा, इसमें एक परख है, परख एक सिस्टम डेवलप किया गया है। उसमें परख का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है ना। क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, आर से रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका फुल पूछेगा तो फुल फॉर्म ही पूछेगा, या ये कह सकता है कि ये परख का संबंध मतलब किससे है, ये मतलब खास करके ये परख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक तरह से ये लर्निंग टूल्स है, और इसके मतलब इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि परफॉर्मेंस कितना हुआ, असेसमेंट भी करना है, रिव्यू भी करना है बच्चे का, एनालिसिस भी करना है, और लास्ट में होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का हो जाएगा जब हम इस स्टेप से करेंगे तो। ठीक है। अब है क्या कि शिक्षक पर्व होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, स्टूडेंट विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। किसने कहा था, अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे पिछले पेज में, ये जो था किसका था, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था ना, है ना। कॉग्निटिव था, अफेक्टिव था, और क्या था, और साइकोमोटर था। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पे ये बोला है कि स्टूडेंट विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। ठीक है। अब ये क्या है कि हाँ, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ना कुछ यहाँ पे प्रोविजन दे दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसका खत्म हो जाएगा ना, ओ कुछ तो बचा नहीं है ज़्यादा आज। ठीक है, तो फिर अभी देखेंगे क्वेश्चन, कुछ रेंडमली पूछ लेंगे, इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्या पॉइंट है, यही सब जो पॉइंट अगर याद आपको हो गया ना, तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के को आधार बनाकर कि स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, है ना, डिसेबिलिटी के बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में ऐसा होना चाहिए। तो ये पूरा एक तरह से सीक्वेंस के रूप में वो पूछ देगा, लेकिन ये चर्चा नहीं करेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान है। ठीक है, वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से वो टेस्ट करेगा कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कितना पढ़े हैं और कितना समझते हैं। एक एक करके हम समझते हैं पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन कैरिकुलम कंटेंट टू इन्हांस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि ये जो मीनिंग है ना इसका, इसका प्रैक्टिकल बात पूछ लेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा जब आप बनाएंगे कि मतलब बच्चों को क्या मतलब उसके कैरिकुलम में कंटेंट को और बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, ऐसे करके दे देगा। देखते फंस गए ना पहले पॉइंट में, बढ़ाना चाहिए। रीड कैरिकुलम जो है मतलब सिलेबस है, मतलब इतना मोटा किताब, उसको 10 पेज और बढ़ा दें कि और कम करें, कम करें, तो कॉमन सेंस है ना। इसलिए पहला पॉइंट है रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट, कंटेंट को कम करने की बात करा। इसलिए देखेंगे अभी जो न्यू एनसीईआरटी पब्लिश हुई है, क्लास 11th का मैं कल पढ़ा रहा था बच्चों को, इससे पहले जो था ना वो उसमें 2-3 चैप्टर गायब कर दिया है। जैसे कि औद्योगिक क्रांति हम लोग पहले पढ़ते थे, उसको हटा दिया है। उसका मुस्लिम के बारे में, मुस्लिम का पूरा इतिहास ही हटा दिया है। ये थोड़ा गलत है, लेकिन इस पे विवाद भी हुआ था कि जो इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उसका पूरा 11th चैप्टर से गायब कर दिया था। तो ये सब क्या है, कंटेंट को कम करना है, लेकिन जो इसेंशियल कंटेंट है उसको पढ़ना है। इसका कहना यह था कि इसेंशियल कंटेंट है वही पढ़ना है। इससे क्या होगा, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा जब उसके अंदर कंटेंट डाल देंगे तो बच्चा सोच नहीं पाएगा। इसलिए देखिएगा आप एनसीईआरटी में कंटेंट कम रहता है, कहानी रहता है और कुछ ऐसी बातें रहती है कि उसी से फिर अध्याय खत्म हो जाता है। 2-4-5 पॉइंट बताएगा, फिर बोलेगा आगे बढ़ के कुछ नया टॉपिक बताएगा। इसका उद्देश्य यही होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। जो पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें भी ये प्रावधान था, लेकिन अब थोड़ा अच्छे से और इसको अप्लाई किया है। दूसरा पॉइंट है जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड, है ना, यानी कि एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी तैयार किया गया है ताकि जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है KGVP अप टू ग्रेड 12। ये KGVP क्या है, एक मिनट देखते हैं KGVP क्या है, एक बार देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। KGVP अप टू 12 है ना। KGVP ये क्या है,
अच्छा नेट भी यहाँ पे नहीं है, चलो इसको देखते हैं थोड़ा, अभी नेट काम नहीं कर रहा है। KGBP कुछ इसका फुल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। रिडक्शन इन द कैरिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, रिडक्शन इन द कैरिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, यानी कि उसको थोड़ा कम करना है कोर कॉन्सेप्ट से, मतलब जो कैरिकुलम दिया गया है तो कंसेप्चुअल पे ध्यान दिया गया है, लेकिन उसका कोर कॉन्सेप्ट जो है उसको मतलब रहने देना है। रिडक्शन द कैरिकुलम, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कैरिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल और इंगेजिंग। यही 4 कीवर्ड से क्वेश्चन पूछ देगा, समझे। कि जो कैरिकुलम और होना चाहिए स्कूल में या पेडागोजी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, बच्चा में रुचिकर होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, HIEE है ना, तो ये ध्यान रखने का, ये कीवर्ड यही से एक सवाल को पूछ देगा। अगला है रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो है वो मतलब जो अपने कैपेबिलिटी है उसको तभी हम उसको पहचान पाएंगे जब हम उसको मजबूत करेंगे, फॉस्टर करेंगे और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज ए टीचर के रूप में, तभी उसका जो यूनिक कैपेबिलिटीज है वह एक दूसरे के काम आएगा, है ना। नेक्स्ट कहता है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग एक क्वेश्चन एक दिन देख रहे थे कि उसमें क्या था कि लोकल कॉन्टेक्स्ट का अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि मान लीजिए आप जो भी एग्जांपल देंगे तो उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर हमें समझाना है, और अगर लोकल में कोई चीज़ें हैं तो उसका इस्तेमाल करके हम उनके बच्चों को पढ़ाना भी है। इसलिए कहा गया कि रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है कि मान लीजिए जो बच्चा गांव में रहता है वो मजदूरी करके अपना जीवन उसके माता पिता जीते हैं, लेकिन वो चीज़ों को पढ़ रहा है, लेकिन वो जो देखेगा उसकी जो दुनिया है ना, उसकी दुनिया वही है, तो उसका जो एग्जाम्पल होगा ना, वो जब उसका एग्जाम्पल उसके लाइफ से देंगे गाँव घर वाला, तभी बच्चा समझ पाएगा। अब मान लो जो दिल्ली में रहा है, जो गाँव में रहा है, उसको आप मेट्रो सिटी का एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। इसलिए कहा जाता है कि लोकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम बच्चे को समझा रहे हैं मैथ या कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे कि क्या मान लो ईंट है या मान लो कोई उसके घर के आसपास कोई सामान है या घर का बर्तन है जिसका वो डेली यूज कर रहा है अपने घर में, तो क्या उसके माध्यम से हम बच्चे को समझा सकते हैं क्या। इसका मतलब ये हुआ लोकल कॉन्टेक्स्ट का, समझ में आया। लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब, आगे बढ़े। हेलो, समझ में आ रहा है ना। हेलो, हाँ बोलिए ना। आवाज आ रही है ना मेरी, ठीक है। तो अगला है जेंडर आइडेंटिटीज। तो एक तरह से जेंडर पहचान को हमें बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज, यानी जो सामाजिक सांस्कृतिक हमारी पहचान है उसका भी रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट है जोग्राफिकल आइडेंटिटीज, जो भौगोलिक पहचान है उसको भी रिस्पेक्ट करना है। डिसेबिलिटीज, यानी कि जो दिव्यांग है ना, वो भी हमारा एक तरह से रिसोर्स है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इसको भी ध्यान रखना पढ़ाने वक्त। बच्चे का हो सकता है गरीब घर के बच्चे हों, तो उसका अपना जो लाइफ स्टाइल होगा उसी के मुताबिक वो अपना जीवन जिएगा और फिर चीज़ों को सोचेगा उसी के मुताबिक। और नेक्स्ट है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDG, है ना। और भाई लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है, नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, ये ध्यान रखना है। बच्चे के ऊपर कोई भी लैंग्वेज थोपना नहीं है। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड। मदर टंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, यानी जो मातृभाषा उसकी है या जो रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा है उसको 5वीं कक्षा के स्तर तक यानी 5वीं क्लास तक पढ़ाना है। ये ध्यान रखना है। कब कहाँ तक पढ़ाना है, 5वीं क्लास तक। अच्छा संस्कृत एज एन ऑप्शनल एट ऑल लेवल। अच्छा हाँ देखिए अभी भी ये है, जब मैं 10th क्लास में CBSE में था तो मेरे पास ऑप्शन था संस्कृत या हिंदी, तो मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा आज तक, तो मुझे पसंद था भी नहीं, तो संस्कृत नहीं लिया। इसका मतलब संस्कृत कोई दबाव नहीं कि आपको पढ़ना, ये ऑप्शनल है एट ऑल लेवल्स, हर स्तर पे। अब इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला की ही बात की गई जो हम लोग पढ़े थे CDP में। 3 लैंग्वेज फार्मूला अभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर न्यू NEP 2020, यानी कि मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ISL इंडियन
साइन लैंग्वेज, है ना, इसके बारे में बताया गया। अब क्या है इसमें, कुछ है क्या? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि 21st सेंचुरी स्किल किसे कहा जाता है। हम लोग अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो 21st सेंचुरी स्किल हम किसे कहेंगे, ये ध्यान रखना है। पहला क्रिटिकल थिंकिंग सबसे टॉप पे है, यानी कि विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि चीज़ों को आलोचनात्मक तरीके से हम देख पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम बस अच्छी अच्छी बातें ही सोच पा रहे हैं, कुछ नेगेटिव बातें नहीं सोच पा रहे हैं, अच्छा बुरा क्या है। तो क्रिटिकल थिंकिंग करना है। पहला कोलोबरेशन, यानी कोलोबरेट करने की भावना होनी चाहिए, यानी कि नहीं कहता कि हमसे तुम कोलोब कर लो, यूट्यूब में भी आता है, रील में भी आता है कोलोबरेशन। तो कोलोबरेशन का मतलब ये नहीं होता कि पैसा कमाना रील बना के। कोलोबरेट यानी कि क्या आप अपने ग्रुप जहां आप रहते हैं या जिस पहचान के साथ रहते हैं, क्या आप दूसरों के साथ मतलब मिलजुल के अपना एक जो पहचान है उसको अपना रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे को पहचान को रिस्पेक्ट करते हैं, और उससे मिलजुल कर आगे अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा पाते हैं कि नहीं, है ना। कोलोबरेशन एक स्किल होता है। तीसरा है इन सॉरी कहाँ गया, एक के बाद दो इधर है ना, सॉरी। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद क्या था, क्रिएटिविटी था, है ना, 2 नंबर में। मतलब सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, बस याद रखना है। क्रिएटिविटी होना चाहिए। तीसरा था कोलोबरेशन। फोर्थ था कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी स्किल है। इसमें से सिर्फ आपको ध्यान रख लेना है, कहेगा इनमें से कौन सा 21st सेंचुरी स्किल है, डिटेल नहीं पूछेगा। अगर आपको सब याद है वर्ड तो वहाँ पे आप छांट लेंगे, एक बार 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। चौथा क्या, कम्युनिकेशन स्किल। पांचवा इंफॉर्मेशन लिटरेसी, है ना। छठा है मीडिया लिटरेसी। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। आठवां लीडरशिप, लीडरशिप भी हमारा स्किल होता है, 21st सेंचुरी स्किल है। 9 है इनिशिएटिव, है ना। और 10 है प्रोडक्टिविटी। 11 है सोशल स्किल। और 12 है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सब एक बार पढ़ के चले जाना है, जब ऑप्शन आए तो अपना से छांट लेना है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? अच्छा, ये क्या है, अदला बदली, यानी कि इम्प्रॉम्प्टू डिबेट, आस्क योरसेल्फ मेड क्वेश्चन। ये क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ GOI एम आस्किंग रिडल्स, गैप फिल इन। अच्छा, पूछो तो समझे। अच्छा हाँ, ये मतलब सॉरी, इसका अर्थ समझ में आया। जब आप NCERT पढ़ेंगे ना, तो NCERT में आपको ये सब बॉक्स में बना हुआ मिलेगा। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में रहता है ना कि खुद से सवाल पूछे, है ना, गैप फिल करें, यानी कि कोई कुछ लिख देगा फिर गैप देख छोड़ देता है ना क्वेश्चन में लास्ट में। पूछो तो समझे, कहेगा पहली टाइप का दे देगा, बूझो तो जाने, है ना। ये सब क्या है, ये सब जो बॉक्स में दिया रहता है बुक में कहीं भी, तो इसके माध्यम से ना आपसे एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करने की डिमांड की जाती है, और आप सोच पाते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ। तो ये सब पहली के माध्यम से हमारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जब हम करते हैं तो हम इनोवेट करते हैं। वर्चुअल रियलिटी जो होता है, ये मतलब वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है डिजिटल लाइफ में, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हम मतलब बैठे और मतलब मोबाइल के माध्यम से हम उस चीज़ को देखते हैं जो लगता है कि रियलिटी है। उसमें उसको वर्चुअल रियलिटी इसलिए कहा गया ना, क्योंकि हमें आभासी दुनिया दिखाता है, वो हमें दिखता नहीं है सामने में, बट हमें लगता है कि हाँ ऐसा है, तो वो वर्चुअल रियलिटी होता है इनोवेशन में। टू इज इनफ, ये क्या, लेट देम फ्री। टू इज इनफ यानी कि 2 काफ़ी है। लेट देम फ्री, उसे फ्री कर दें। गिव गिव देम ए ब्रेक। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा। आवाज कट कट के आ रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। गांव घर में इसलिए नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो क्या पढ़ना, जिसको लिखना है वो गांव घर में रह के क्या करेगा। हाँ तो ऐसे ना बोलते हाँ, जो मस्ती करना गांव में आइए, फिर जाइए भागे यहाँ से। हाँ। ठीक है, आ रही है आवाज? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज। ठीक, कोलोब्रेशन क्या, अच्छा आज में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कल से नहीं होगा। कोलोब्रेशन में क्या है, सेव इज द लास्ट वर्ड फॉर बी, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, चेन गेम, सर्च टू विन, डम्प कार्ड्स, ये सब क्या है, ये सब गाइड टू ब्लाइंड फुल फिलिंग आर इम्पोर्टेंट। ये सब क्या है कि कोलोब्रेशन का ये सब मतलब बताया है कि एक ये सब तरीका होता है, इस तरह से आप कोलोबरेट कर सकते हैं। इनोवेशन क्या है, इस सब तरीके से कर सकते हैं ना। उसके बाद है कम्युनिकेशन में क्या है, ये सब फीलिंग आर इम्पोर्टेंट, टॉक इन पेरिस, क्या साइलेंस टॉक डे, स्टूडेंट्स क्लास, ये सब
कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब ऐसे ही कुछ कुछ दे दिया है, इसका कोई मतलब क्वेश्चन इससे पूछता नहीं है। आईसीटी लिटरेसी क्या है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, डिजाइन द ऐप, है ना, ये सब बताया कि अगर आप ये स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा, है ना। तो वही है, डिजाइनिंग ब्लॉग का बनाना, वेबसाइट बनाना, तभी ना आईसीटी लिटरेसी आएगी। कम्युनिकेशन ये जो होता है अ, ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में होता है, नो हाउ, टीच, लर्न, कॉपी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, डिफरेंट यूज ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, मेकअप ए न्यू गेम, है ना, कोई न्यू गेम बनाइए, फिर फ्लिप्ड क्लासरूम, सफल। तो इसमें कोई विशेष है नहीं, हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। मेन है एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा अगर पढ़ लेना है। इधर भी कुछ है क्या, नहीं, ये मेटा कॉग्निशन है, ये क्या है? वो संज्ञान। अच्छा, मेटा कॉग्निशन क्या होता है, इसको लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। यह दो शब्दों, मेटा प्लस कॉग्निशन, मेटा का होता है बियॉन्ड, यानी कि परा, कॉग्निशन का मतलब मेंटल या थिंकिंग स्किल, और संज्ञान, इसी से बना है परा संज्ञान, यानी संज्ञान के परे सोचना, सोच पाना, प्लान कर पाना, वो मूल्यांकन कर पाना, यानी कि हम मतलब अपने सोच के परे सोच रहे हैं। कई बार होता है कि हम जो सोचते हैं वो मतलब बिल्कुल अलग लेवल में सोच देते हैं, हमको लगता है हम ऐसा कैसे सोच लिए, उसके प्लान करना उसके बारे में, और फिर मूल्यांकन कर पाना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इसको यही कहा जाता है। यानी कि अगर हम सोच रहे हैं तो हम उसके परे जाके सोचेंगे, अच्छा हम ऐसा सोच सकते हैं ना, इससे आगे भी सोच सकते हैं क्या, तो अपने लिमिट को क्रॉस करना, है ना। मान लीजिए आप सोच रहे हैं क्या, नहीं हम सीटेट मतलब 15 दिन में नहीं पास कर पाएंगे, ये आप ना सोच रहे हैं, ये आपने लिमिट लगाया अपने थिंकिंग पे। जब इसको आप कहेंगे नहीं, मतलब इससे तुम मतलब आगे सोचो, यानी कि तुम 15 दिन में ना तुम 100 नंबर प्लस ला सकते हो, ये क्या कर रहे हैं, पहले थिंकिंग जो आप किया था आपने, उसी थिंकिंग के फिर थिंकिंग कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो, तो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, मतलब सोचते हैं पूरा ठीक है। तो कहने का अर्थ है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना, अबाउट अवेयरनेस, अबाउट अवेयरनेस, यानी कि आप जो कर रहे हैं ना उसके बारे में आप अवेयर हैं कि नहीं, आज हम पढ़े कि नहीं पढ़े, कल हम क्या किए, यानी खुद अवेयर है तो अवेयरनेस के बारे में ही फिर सोचना है कि हम कितना अवेयर हैं। हम कुछ थिंकिंग कर रहे हैं तो हमको अपने थिंकिंग के बारे में ही फिर सोचना है कि हम किस प्रकार का थिंकिंग कर रहे हैं, क्या हम निगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं या पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। और नेगेटिव थिंकिंग करें तो हम फिर नेगेटिव थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, यानी कि थिंकिंग के बारे में सोचना, इसी को बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। आप समझ में आया? हम्म, ये हाँ। हेलो, तो नहीं तो आवाज होता देर से पहुंच पाता वहाँ पे, स्लो नेटवर्क है। नीतीश जी, हाँ नीतीश जी, प्रॉब्लम क्या है ना, हाँ, कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा पता नहीं लोग क्यों नहीं बोला है, डॉक्टर हम लोग किस में से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे आंसर से देखें आवाज क्लियरिटी आता नहीं है। अच्छा, मतलब ठीक है, आज डिस्टर्ब हुआ यहाँ पे, मतलब हम बोल रहे थे यहाँ पे और दिक्कत होता है, यहाँ पे आवाज आता नहीं है।